Hello, good evening. Today we are taking Business Studies, Chapter 4, Cooperative Societies and Joint Stock Companies. बिजनेस स्टडीज का ये चैप्टर नंबर 4 है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज एंड जॉइंट स्टॉक कंपनीज। थोड़ा रिवाइज करा देता हूँ। पहला चैप्टर था नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस, जिसमें हमने देखा था इकोनॉमिक एक्टिविटीज, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। सेकेंड था इंडस्ट्री एंड कॉमर्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज हमने देखी थी, कॉमर्स क्या होता है। फिर हमने देखा था सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, HUF, है ना, इंडिविजुअल बिजनेस पार्टनर बिजनेस कैसे होता है। फिर पार्टनरशिप बिजनेस कैसे होता है, वो हमने रिव्यू किया था। नाउ दिस इज द फोर्थ चैप्टर, which is cooperative societies and joint stock companies. In the previous chapter we have learnt about सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप वगैरह जो हमने पहले के चैप्टर्स में देखा था, उसका यहाँ पर थोड़ा सा रिव्यू दिया हुआ है। कोई भी काम में, कोई भी कंपनी में, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में, कोई भी संस्था में, कोई भी काम हो, वो प्रॉफिट के लिए हो या नॉन प्रॉफिट के लिए हो, उसको चलाने के लिए उसका एक मिनिमम एक्सपेंस लगता है, राइट। एंड दैट मिनिमम एक्सपेंस इज रिक्वायर्ड फॉर द सर्वाइवल। सरल मतलब क्या, कोई भी सर्विस चलानी है, अगर संस्था भी हम चला रहे हैं तो उसमें भी हमें एक अमाउंट लगती है कि उसका बेसिक स्टेशनरी का एक्सपेंसेस निकले, या बेसिक प्रोग्राम्स होते हैं उनके एक्सपेंसेस निकले। तो वो सारी चीज़ें ज़रूरी होती है कि वो सब चीज़ों का एक्सपेंसेस निकलना चाहिए, या वो सारे एक्सपेंसेस किसी के पर्सनल पॉकेट पे नहीं आना चाहिए। सो वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है कि उसका सर्वाइवल हो और वो ग्रो करे, क्योंकि अगर उसका एक्सपेंसेस नहीं निकलेगा तो कोई भी कंपनी, कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑपरेट नहीं होगी, आगे नहीं वर्क करेगी, अगर उसके उसके खर्चे नहीं निकलेंगे तो आपने कोई कंपनीज के नाम सुने हैं, टाटा स्टील है, रिलायंस इंडस्ट्रीज है, कोल इंडिया है, रिलायंस पावर है, ये सब जॉइंट स्टॉक कंपनीज है। ये सब क्या है, जॉइंट स्टॉक कंपनीज है। फिर DLF है, रनबैक्सी है, ये सारी जॉइंट स्टॉक कंपनीज है। इस चैप्टर में हम क्या देखेंगे, मीनिंग ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी की मीनिंग देखेंगे। मीनिंग मतलब क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, उसके फीचर्स क्या है, उनकी उसकी मतलब उसके फायदे क्या है, या उसके फीचर्स क्या है, बेसिकली उसकी खासियत क्या है। फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज देखेंगे, और कोऑपरेटिव सोसाइटीज के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस भी देखेंगे। फिर ये एक पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट है जॉइंट स्टॉक कंपनी। जॉइंट स्टॉक कंपनी के फीचर्स देखेंगे, उसकी खासियत क्या क्या है, उसके टाइप्स क्या है, उसके एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है। ठीक है, तो कोई भी चैप्टर पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि चैप्टर का कितने भाग है। तो चैप्टर के 2 भाग है, एक है कोऑपरेटिव सोसाइटी, दूसरा है जॉइंट स्टॉक कंपनी। ओके, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी का मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स, टाइप्स, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, अगर ये हमको ऊपर ऊपर से याद है तो हम कोई भी आंसर लिखने के लिए सक्षम है, मतलब कैपेबल है, लिख सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। So what is meaning of cooperative society? The cooperative movement has been the outcome of the economic and social imbalance caused by industrial revolution. कोऑपरेटिव सोसाइटी जो होती है वो कुछ मेंबर्स से मिलके बनी होती है। उसके अंदर जितने भी मेंबर्स होते हैं वो सारे मेंबर्स मिलके कोऑपरेटिव सोसाइटीज को बनाते हैं। कोऑपरेटिव मतलब क्या, विथ, को मतलब विथ, और ऑपरेटिव मतलब टू वर्क। विथ, को मतलब विथ, को मतलब विथ, एंड ऑपरेशन मीन्स टू वर्क, मतलब वर्किंग टुगेदर। कोऑपरेटिव मतलब बोलते हैं ना, कोऑपरेट करो, मतलब साथ में काम करो। सो कोऑपरेटिव का मतलब होता है साथ में काम करना। अब ये देखो ब्लू हाईलाइटेड, उसका डेफिनेशन है, इट मीन्स दोज हु वांट टू वर्क टुगेदर, जो साथ में काम करना चाहते हैं, विथ सम कॉमन इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स, मतलब सब लोग साथ में काम करना चाहते हैं for एक किसी उद्देश्य के साथ में। जैसे मेरे यहाँ पे एक सोसाइटी है जो जो काम करती है समाज कल्याण का, तो वो एक समाज कल्याण कोऑपरेटिव सोसाइटी होगी, उसको एक नाम देके वो चालू कर सकते हैं। फिर
इसके अंदर क्या होता है, इसमें एसोसिएशन ऑफ पर्सन होता है, मतलब उसके अंदर मेंबर्स होते हैं। वो मेंबर्स मिलके वो एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी में कैसे होता है कि या तो आप खुद भी काम करते हैं और आप दूसरों की मदद लेके भी काम करते हैं। सेल्फ हेल्प मतलब खुद से काम करना, म्यूचुअल हेल्प मतलब दूसरों की मदद लेके काम करना। नोबडी जॉइंस कोऑपरेटिव सोसाइटी टू अर्न प्रॉफिट। कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी को प्रॉफिट कमाने के हिसाब से नहीं ज्वाइन करता है, बल्कि लोगों की मदद करने के हिसाब से काम करता है। पीपल कम फॉरवर्ड एज अ ग्रुप। लोग एक ग्रुप की तरह सामने आते हैं और खुद को एज अ रिसोर्स यूटिलाइज करते हैं। मतलब मेरी मेहनत और मेरा जो भी योगदान होगा वही मेरा काम होता है, वही मेरा कंट्रीब्यूशन होता है। कॉमन बेनिफिट होता है कि एक मकसद होता है कि हम ये कोऑपरेटिव सोसाइटी क्यों बना रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर इसका एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। एग्जाम्पल में आप लोगों ने कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में सुना है? तानिया, शाहिद, हैव यू हर्ड अबाउट एनी कोऑपरेटिव सोसाइटी? जैसे हमारी बिल्डिंग की भी सोसाइटी होती है ना, उसका भी एक उद्देश्य होता है कि बिल्डिंग, अभी जो भी बिल्डिंग की सोसाइटी में होता है वो लोग पैसे तो नहीं लेते ना, तो वो लोग खुद को यूटिलाइज करते हैं कि बिल्डिंग को संभाल सकें। तो वो भी एक कोऑपरेटिव सोसाइटी हो गया। यहाँ पे एक स्टूडेंट्स का एग्जांपल है, जहाँ पे स्टूडेंट्स मिलके बुक्स को कहीं से खरीदते हैं डायरेक्ट फैक्ट्री से, और फिर दूसरों बच्चों को प्रोवाइड करते हैं कम दाम पे, ताकि बच्चों का जो बुक्स का कॉस्ट है वो कम हो जाए और डायरेक्टली फैक्ट्री से उनको अवेलेबल करा सके। ये इसका एक एग्जांपल है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी के क्या क्या खासियत है, उसमें है वॉलंटरी एसोसिएशन। फर्स्ट है वॉलंटरी एसोसिएशन। वॉलंटरी एसोसिएशन मतलब अ मेंबर कैन ज्वाइन द सोसाइटी एज एंड व्हेन ही लाइक्स। वॉलंटरी मतलब क्या, ऑप्शनल, खुद की मर्जी से। तो इसका मतलब ये होता है कि वो कभी भी ज्वाइन कर सकता है, कभी भी कंटिन्यू कर सकता है, कभी भी लीव कर सकता है, छोड़ सकता है एट विल, मतलब मर्जी से। एट विल मतलब मर्जी से। तो वॉलंटरी मतलब आप अपनी मर्जी से ज्वाइन कर सकते हो, कंटिन्यू कर सकते हो, और जब आपको ठीक ना लगे, कुछ प्रॉब्लम लगे, पर्सनल प्रॉब्लम या जो भी प्रॉब्लम है, उसके हिसाब से आप उसको छोड़ भी सकते हो। ये पहला खासियत है। सेकंड है ओपन मेंबरशिप। ओपन मेंबरशिप मतलब जिसको भी आपका कोऑपरेटिव सोसाइटी का उद्देश्य या मकसद ठीक लगता है, वो आपको ज्वाइन कर सकता है। इट इज नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू एनी कास्ट, सेक्स, कलर, रिलीजन। कोई भी उसको ज्वाइन कर सकता है। इट इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। मतलब ये एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, मतलब इसको आप रजिस्टर करते हो तो ये खुद की एक कंपनी जैसा वर्क करती है। अब सोर्स ऑफ फाइनेंस कैसे होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी का, मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटी को हेल्प कैसे मिलती है पैसे की। शेयर कैपिटल मतलब आप मिलके पैसे निकालते हो। रेज लोन, आप लोन ले सकते हो। और तीसरा, आप गवर्नमेंट से भी हेल्प ले सकते हो। ओके, सोर्स ऑफ फाइनेंस क्या है, शेयर कैपिटल, आपने मिलके पैसे निकाले। रेज लोन्स, आपने लोन लिया। सिक्योर ग्रांट्स फ्रॉम गवर्नमेंट, आप गवर्नमेंट से भी हेल्प ले सकते हो। सर्विस मोटिव। सर्विस मोटिव मतलब क्या, क्यों कर रहे हैं, एक दूसरे को हेल्प करने के लिए, समाज को हेल्प करने के लिए, ये इसका सर्विस मोटिव है। ओके, सर्विस टू मेंबर्स एंड द सोसाइटी। वोटिंग पावर। इसमें वोटिंग पावर कैसे होता है, सबको एक वोट का राइट होता है, हर कोई वोट दे सकता है। फॉर एग्जांपल अगर 11 मेंबर्स है तो 11 मेंबर्स एक काम करना है तो 11 मेंबर्स उसको वोट करते हैं। जो मेजोरिटी होगा 11 में से अगर 6 आ गया कि हाँ ये काम करना है, तो वो काम आगे होता है। तो वो वोटिंग पावर होता है, सबको एक वोट करने का राइट होता है, एक आदमी का एक वोट होता है। अब कोऑपरेटिव सोसाइटीज के टाइप्स क्या होते हैं। फर्स्ट टाइप है कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी। कंज्यूमर मतलब क्या, कंज्यूमर मतलब वन हु यूजेस द प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट को यूज करता है। और कस्टमर मतलब क्या, वन हु बाइज द प्रोडक्ट। मैंने कमेंट में यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है, ठीक है। जो चीज खरीदता है ना वो कस्टमर होता है, और जो चीज को यूज करता है वो कंज्यूमर होता है।
ये डिफरेंस थोड़ा समझने के लिए लिखा है मैंने। ओके, so consumer operative societies, these societies are formed to protect the interest of general consumers by making consumer goods available at reasonable price। मतलब ये सोसाइटी काम करती है कि लोगों को कम दाम में चीजें उपलब्ध हो। ओके, कोई भी चीज है वो कम दाम में उपलब्ध हो, जैसे कि केंद्रीय भंडार एक कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी है, अपना बाजार एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है, सुपर बाजार एक कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी है, उसके एग्जांपल्स है। फिर प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी, प्रोड्यूसर मतलब जितने भी मैन्युफैक्चरर्स हैं, जितने भी छोटे मोटे कंपनी वाले हैं, धंधे वाले हैं, वो मिलके एक व्यापारी जैसे होता है ना, व्यापार लोग मिलके क्या करते हैं, एक सोसाइटी बनाते हैं। जैसे आपको हो गया, बायानिक हो गया, हरियाणा हैंडलूम हो गया, वो उसके एग्जाम्पल्स हैं। मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी, मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी मतलब क्या, मतलब ऐसे कंपनीज जो मतलब मार्केटिंग नहीं कर पाते, जिनको मार्केटिंग का प्रॉब्लम है या मार्केटिंग ज़्यादा नहीं समझ में आती है, तो कुछ कंपनीज मिलके, कुछ प्रोड्यूसर्स मिलके, कुछ छोटे मोटे व्यापारी मिलके एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाते हैं, जिसको मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी कहते हैं। फिर फोर्थ है थ्रिफ्ट एंड क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी। थ्रिफ्ट एंड क्रेडिट मतलब, क्रेडिट मतलब हमको समझ में आता है ना कि फाइनेंस या उधार लेना, और थ्रिफ्ट मतलब सेविंग करना, मतलब सेविंग करना और फाइनेंस करना। थ्रिफ्ट मतलब सेविंग, क्रेडिट मतलब फाइनेंस। दीज सोसाइटीज आर फॉर्म टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट टू मेंबर्स। मतलब हम मेंबर्स मिलके एक सोसाइटी बनाते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाते हैं, उसमें हम अपने पैसे बचत भी करते हैं, और बचत करने के बाद में उन पैसों को हम एक दूसरे को फाइनेंस भी देते हैं। जैसे किसी को, जैसे हमने बचत करी 1 लाख की, अब कोई बोलेगा मुझे 10,000 रुपये चाहिए, तो उसको आप एज अ लोन भी दे सकते हो। उसको बोलते हैं थ्रिफ्ट एंड क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी, कोऑपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी मतलब क्या, हमारा जो रेसिडेंशियल सोसाइटी है, बिल्डिंग की सोसाइटी है, उसको बोलते हैं कोऑपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी। सिंपल है। अब इसके एडवांटेजेस क्या है, एडवांटेजेस ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, एक होता है वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन। वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन मतलब, अभी बताया था वॉलंटरी का मतलब, वॉलंटरी का मतलब होता है ऑप्शनल, अपनी इच्छा से ऑप्शनल। आप इसको कभी भी ज्वाइन कर सकते हो, कभी भी लीव कर सकते हो। डेमोक्रेटिक कंट्रोल मतलब लोकतांत्रिक कंट्रोल, कोऑपरेटिव सोसाइटीज कंट्रोल इन अ डेमोक्रेटिक मैनर, द मैनेजमेंट इज डेमोक्रेटिक बेस्ड ऑन वन मैन वन वोट। मतलब जिसका मेजोरिटी होगा उसके हिसाब से वोटिंग होगी, उसके हिसाब से वो कार्य या वो काम होना है या नहीं होना है, ये तय हो जाता है। ओपन मेंबरशिप, ओपन मेंबरशिप का मतलब क्या है, ओपन मेंबरशिप का मतलब होता है कि कोई भी उसको ज्वाइन कर सकता है। हुँ? जब तक आप उसको पसंद करते हो या वो आपको पसंद करता है, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। इसमें एक फ़ायदा है कि एलिमिनेशन ऑफ मिडलमैन्स प्रॉफिट हो सकता है। जैसे कि आपने एक सोसाइटी बनाई, जिससे आप चाहते हो कि कोई चीज़ें अवेलेबल कराएँ लोगों को कम दाम पे, तो इसमें एक फ़ायदा है कि आपने इधर एक अकेले से तो नहीं होता है ये सब काम। तो आपने एक सोसाइटी बनाई और आपने सोचा कि ये काम हम करें, तो उसमें क्या हो जाएगा कि मिडलमैन को रिमूव कर सकते हैं। मतलब जैसे कि हमने सोचा कि हम एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाते हैं, एंड हम डायरेक्टली सामान लाएँगे फैक्ट्री से और लोगों को उपलब्ध कराएँगे। तो इसमें क्या होगा, बीच वाला जो क्या उसको दलाल बोलते हैं या एजेंट्स बोलते हैं, वो हट जाते हैं। तो इससे वो एक फ़ायदा हो जाता है कि एलिमिनेटिंग मिडलमैन मतलब बीच के इंसान को हटा देना या एजेंट्स को हटा देना। तो एलिमिनेटिंग मतलब रिमूव करना। तो बीच का अगर प्रॉफिट रिमूव हो जाता है, तो लोगों का कल्याण होता है कि उनको कम दाम पे चीज़ें अवेलेबल हो जाती है। फिर लिमिटेड लायबिलिटी, लायबिलिटी मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब आपके ऊपर ज़िम्मेदारी नहीं आती है, ज़िम्मेदारी आती है कोऑपरेटिव सोसाइटी पे, जितने लोग हैं उन पे, या सोसाइटी एक खुद ही एक एंटिटी है, एक कंपनी है, तो उसके ऊपर ज़िम्मेदारी आ जाती है। तो अगर कोई प्रॉफिट लॉस या कोई इश्यू होता है, तो पूरी सोसाइटी मिलके उसे सॉल्व करती है, तो उसका एक फ़ायदा होता है। स्टेबल लाइफ,
स्टेबल लाइफ मतलब क्योंकि सब लोग मिलके चला रहे हैं उसको, तो 10-12 दिमाग मिलके काम करते हैं और उनका सबका मेहनत होता है तो स्टेबल होता है, जल्दी से बंद नहीं होता है जनरली, क्योंकि अगर समझो किसी एक ने छोड़ दिया तो नए को जॉइन भी करा सकते हैं। ये उसके एडवांटेजेस है। अब लिमिटेशंस क्या है? लैक ऑफ मोटिव, क्योंकि 10 लोग मिलके काम कर रहे हैं, तो ये भी हो सकता है कि सबके दिमाग अलग-अलग हों और अलग-अलग जगह पे भाग रहे हों। किसी ने कहा ऐसे करना है, तो किसी ने कहा नहीं, नहीं ऐसे नहीं वैसे करना है, तो वो एक प्रॉब्लम हो सकता है। लिमिटेड कैपिटल मतलब सब लोग ज़्यादा पैसे भी नहीं लगाते हैं, तो उस वजह से ये भी इश्यू होता है कि पैसे कम जमा हो रहे हैं, कोई दे रहा है, कोई नहीं दे रहा है, तो वो भी एक इश्यू हो सकता है। मैनेजमेंट प्रॉब्लम भी हो सकता है क्योंकि 10 लोग मिलके काम कर रहे हैं, तो 4 लोगों ने बोला ये ठीक है, ऐसे करना है, जो सही हो सकता है और 7 लोग बोल रहे हैं कि नहीं ऐसे नहीं करना है, जो गलत भी हो सकता है, तो बैकफायर भी हो सकता है। लैक ऑफ कमिटमेंट, क्योंकि ये ऑप्शनल काम है, सोसाइटी का काम है, प्रॉफिट नहीं मिलने वाला है, तो लोगों का कमिटमेंट या ज़िम्मेदारी काम के प्रति कम भी हो सकती है, ठीक है? लैक ऑफ कोऑपरेशन, सब लोग मिलके काम करते हैं तो कभी-कभी आपस में अनबन भी हो जाती है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं फिट होती है, उसकी वजह से एक-दूसरे को सपोर्ट कभी-कभी कम भी हो सकता है आपस में अनबन होने के कारण, तो उसको बोलते हैं लैक ऑफ कोऑपरेशन। ओके, तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज में हमने क्या सीखा? कोऑपरेटिव सोसाइटी में हमने ये सीखा कि कोऑपरेटिव सोसाइटी कुछ मेंबर्स से मिलके बनती है, उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी हमने देखे कि क्या हो सकते हैं। उससे मिडलमैन हट सकता है, समाज में कोई अच्छा काम हो सकता है, जिससे समाज को मेंबर को फायदा हो। अब जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या होती है? जॉइंट स्टॉक कंपनी भी एक लीगल एंटिटी होती है, सेपरेट कंपनी होती है, बट इसमें क्या होता है, इसमें कैपिटल ऑफ अ कंपनी इज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक है? जैसे कि ऊपर एग्जांपल था टाटा स्टील, ठीक है? तो एक जॉइंट स्टॉक कंपनी है, मतलब उसमें उसमें शेयर्स होते हैं, तो शेयर्स किसके होते हैं? पब्लिक के होते हैं, मेंबर्स के होते हैं, ठीक है? इसमें कितने भी मेंबर्स अटैच कर सकते हैं और मेंबर्स जैसे शेयर होल्डिंग शेयर खरीदते हैं स्टॉक मार्केट में, वैसे उसमें शेयर्स स्टॉक मार्केट में इशू किए जाते हैं और वो शेयर्स को हम लोग खरीदते हैं, तो हम भी कहीं न कहीं कंपनी के एक ओनर हो जाते हैं, उस हिसाब से शेयर होल्डर हो जाते हैं। इसमें क्या फ़ायदा होता है? आर्टिफ़िशियल लीगल पर्सन होता है, मतलब कंपनी खुद एक पर्सन बन जाती है, मतलब ज़िम्मेदारी आप पे नहीं आती है, ज़िम्मेदारी कंपनी पे आ जाती है। तो आपको खुद के ऊपर, जैसे कि हम इंडिविजुअल जब बिज़नेस करते हैं, तो सारी चीज़ का जो प्रॉफ़िट है, लॉस है, काम-काज है, सारा हमारे ऊपर अकेले के ऊपर आ जाता है। बट अगर हम कोऑपरेटिव सोसाइटी के थ्रू से करते हैं, तो आपको वो सब चीज़ों का इश्यू नहीं आता है क्योंकि सारा चीज़ कंपनी के ऊपर रहता है, कंपनी के लोगों के ऊपर होता है, मेंबर्स के ऊपर होता है, मैनेजमेंट कमिटी के ऊपर होता है। परपेचुअल सक्सेशन, परपेचुअल मीन्स कंटिन्यूएशन कितना होता है बिज़नेस का, बिज़नेस कहाँ तक चलेगा। तो कंटिन्यूएशन होता जो है कंपनी का वो अच्छा खासा लंबा चलता है क्योंकि अ, उसमें क्या होता है ना कि बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, मैनेजमेंट होता है, तो अगर किसी का डेथ होता है या किसी का कुछ इश्यू हो जाता है मेंबर्स का, डायरेक्टर्स का, फिर भी कंपनी चलती है क्योंकि एक मेंबर का अगर डेथ होता है या डायरेक्टर का डेथ होता है या मैनेजर का डेथ होता है, तो उसकी जगह पे दूसरा कोई उसकी जगह ले लेता है। लिमिटेड लायबिलिटी मतलब ज़िम्मेदारी आपके ऊपर नहीं आती है, ज़िम्मेदारी कंपनी के ऊपर रहती है और सब्सक्राइबर्स आते हैं, जाते हैं, मेंबर्स आते हैं, जाते हैं, कमिटी आती है, जाती है, तो कंपनी चलते रहती है। क्योंकि कंपनी किसी एक की नहीं है, तो उसकी कॉमन सील होती है, कॉमन ऑथराइज़ेशन होती है, किसी एक की सील नहीं होती है। अ, कंपनी के शेयर्स जो होते हैं वो ट्रांसफरेबल होते हैं, शेयर्स को ट्रांसफ़र किया जाता है, जैसे आपका शेयर है तो आप किसी और को बेच भी सकते हो या आप किसी नई नई कंपनी के शेयर्स खरीद भी सकते हो। ओनरशिप एंड मैनेजमेंट, इसमें कैसा होता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, मैनेजमेंट होती है, आपने सुना होगा ये शब्द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मैनेजमेंट, तो सारा चीज़ जो होता है वो उनके ऊपर निर्भर होता है, किसी अकेले के ऊपर निर्भर नहीं होता। जैसे आपने सुना होगा कि जैसे बिल गेट्स ने रिटायरमेंट ले ली जबकि कंपनी उसकी थी, ठीक है? तो वो एक जॉइंट स्टॉक कंपनी होती है, तो भले उन्होंने रिटायरमेंट ले ली मतलब वो काम नहीं करना चाहते बट उनके शेयर्स तो अंदर होंगे, तो वो शेयर्स का जो भी प्रॉफिट होगा वो उनको मिलेगा। बट वो एज अ डायरेक्टर या एज अ मैनेजर या एज अ बोर्ड डायरेक्टर मेंबर वो काम नहीं करेंगे, तो फिर भी वो कंपनी आज की तारीख में चल रही है। ओके, अब इसमें कैसा है कि दो टाइप्स होते हैं,
सॉरी 3 टाइप्स होते हैं। एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होता है, ठीक है? एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी होता है और एक गवर्नमेंट कंपनी होता है। एंड सॉरी द फोर्थ इज़ मल्टीनेशनल कंपनी। सो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी एंड मल्टीनेशनल कंपनी। शब्दों से ही हमें कहीं न कहीं पता चलता है कि इनका मीनिंग क्या है। प्राइवेट मतलब जैसे कि प्राइवेट कंपनी बनाते हैं ना, तो जिसमें उसका एक कंडीशन है कि मिनिमम पेड अप कैपिटल ऑफ 1 लाख रुपीज़ होना चाहिए। अब पेड अप कैपिटल क्या होता है? अमाउंट ऑफ मनी अ कंपनी हैज़ रिसीव्ड फ्रॉम शेयर होल्डर्स। मतलब शेयर होल्डर्स ने कितना पैसा लगाया है कंपनी शुरू करते वक़्त, उसको बोलते हैं पेड अप कैपिटल। ओके? तो वो 1 लाख रुपीज़ होना चाहिए कम से कम। तो वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंडर में आता है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज में मेंबर्स के शेयर्स को ट्रांसफर करने का रिस्ट्रिक्शंस होता है। लिमिट द नंबर ऑफ इट्स मेंबर्स टू 50 ओनली। इसमें नंबर ऑफ मेंबर्स 50 होते हैं, 50 होते हैं। ओके, इसकी कुछ चीज़ें हैं जो रेस्ट्रिक्टेड हैं, जैसे कि इनविटेशन टू पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर एनी शेयर्स वगैरह, जो इनविटेशंस वगैरह होते हैं वो कंपनी खुद हैंडल करती है, तो वो पब्लिकली अवेलेबल नहीं होती है। पब्लिक लिमिटेड कंपनी में मिनिमम पेड अप कैपिटल जो होता है 5 लाख होता है। मतलब कंपनी शुरू करते समय कम से कम 5 लाख की निवेश ज़रूरी होती है। वो 5 लाख की निवेश कहाँ से आएगी? जो लोग शेयर खरीदते हैं, वो उसका प्राइस कम से कम 5 लाख रुपया होना चाहिए। अब दोनों में अंतर क्या है प्राइवेट और पब्लिक में? देखो ये येलो है वो प्राइवेट है, और जो ऑरेंज है वो पब्लिक है। तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन जो रिक्वायर्ड होता है कंपनी बनाने के लिए, वो 2 लोग लगते हैं, और जिसको डायरेक्टर बोलते हैं। और पब्लिक लिमिटेड में मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स वो 7 होते हैं। सो 2 और 7 मेंबर्स की मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है। जैसे कि हमने ऊपर भी पढ़ा कि मिनिमम पेड अप कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड में 1 लाख होती है और पब्लिक लिमिटेड में 5 लाख होती है। मिनिमम नंबर्स ऑफ मेंबर प्राइवेट लिमिटेड में 50 होना चाहिए, और पब्लिक लिमिटेड में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कितने भी मैक्सिमम मेंबर्स जोड़ सकते हैं। प्राइवेट लिमिटेड में जो येलो है वो प्राइवेट है, जो ऑरेंज है वो पब्लिक है। प्राइवेट लिमिटेड में शेयर्स को ट्रांसफर करने का रेस्ट्रिक्शन है, नहीं कर सकते, जबकि पब्लिक लिमिटेड में शेयर्स को फ्रीली आप ट्रांसफर कर सकते हो। प्राइवेट लिमिटेड में मिनिमम 2 डायरेक्टर्स रिक्वायर्ड है, पब्लिक लिमिटेड में मिनिमम 3 डायरेक्टर्स रिक्वायर्ड है जो कंपनी को चलाते हैं। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जब रजिस्टर करते हैं तो बिजनेस इमीडिएटली शुरू कर सकते हैं। कमेंस मतलब शुरू करना या स्टार्ट करना, काम शुरू करना। तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को जब हम शुरू करते हैं, रजिस्टर करते हैं, तो इमीडिएटली आप काम शुरू कर सकते हो कि आपने कंपनी रजिस्टर करी है, बट सर्टिफिकेट नहीं आया फिर भी आप काम शुरू कर सकते हो। जबकि पब्लिक लिमिटेड कंपनी में आप जब कंपनी रजिस्टर करते हो, तो जब तक कंपनी का सर्टिफिकेट नहीं आता तब तक आप उसका काम नहीं शुरू कर सकते। ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी का नियम है। एडवांटेजेस क्या है जॉइंट स्टॉक कंपनीज के? लिमिटेड लायबिलिटी, क्योंकि शेयर होल्डर्स ऑफ अ कंपनी आर लायबल, सारे लोग लायबल होते हैं, और कंपनी खुद एक लीगल सेपरेट एंटिटी होती है, तो उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी नहीं होती, रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनी के ऊपर होती है। क्योंकि बहुत सारे लोग जुड़े हैं, तो लार्ज फाइनेंशियल रिसोर्सेज होते हैं, जैसे बहुत सारे लोगों का शेयर होल्डर होने की वजह से ये फ़ायदा होता है कि फाइनेंशियली सपोर्ट हो जाता है, कि बहुत सारे लोग पैसा अपना लगाते हैं, तो पैसे का ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आता है, फाइनेंस हो जाती है। कंटिन्यूटी, बिजनेस की कंटिन्यूटी कैसे होगी? क्योंकि बहुत लोगों ने उसका शेयर्स खरीद रखा है, तो बिजनेस अच्छे से चलता है, कोई इशू नहीं आता है। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, पब्लिक लिमिटेड कंपनी के अंदर शेयर्स को ट्रांसफर फ्रीली किया जा सकता है, उसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। डिफ्यूज रिस्क, डिफ्यूज रिस्क मतलब द रिस्क ऑफ लॉस इन कंपनी इज स्प्रेड ओवर अ लार्ज नंबर ऑफ मेंबर्स। तो रिस्क आपके ऊपर नहीं होता है, सारे मेंबर्स के ऊपर होता है, तो आपको आपके जितने पैसे लगे हैं उतना ही रिस्क होता है। भले कंपनी 100 करोड़ की हो, आपको आपके 100 रुपये या आपके 1 लाख रुपए का ही रिस्क होता है।
ओके, तो डिफ्यूज रिस्क होता है। अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या है या लिमिटेशंस क्या है? डिफिकल्टी ऑफ फॉर्मेशन, मतलब जब हम कंपनी बनाते हैं तो बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन होता है, लीगल वर्क होता है, तो ये इसका एक ड्रॉबैक है, डिसएडवांटेज है कि कंपनी फॉर्म करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत सारा पेपर वर्क करना पड़ता है, उसको बोलते हैं डिफिकल्टी ऑफ फॉर्मेशन। फॉर्मेशन मतलब बनाना, कंपनी को बनाने को फॉर्मेशन कहते हैं। एक्सेसिव गवर्नमेंट कंट्रोल, मतलब गवर्नमेंट के जितने भी नियम है उसको फॉलो करना पड़ता है। डे टू डे ऑपरेशन कर रहे हैं वो गवर्नमेंट के नियम के अनुसार करना पड़ता है। पीरियोडिकल रिपोर्ट्स गवर्नमेंट को सबमिट करने पड़ते हैं। ऑडिट रिपोर्ट होती है। पब्लिकेशन ऑफ अकाउंट्स इज ऑब्लिगेटरी, मतलब आप क्या, जो भी आप काम कर रहे हो या हर एक पैसे का हिसाब गवर्नमेंट को देना होता है। हम्म? तो वो एक मतलब प्रॉब्लम है थोड़ा सा कि इतना सारा चीज गवर्नमेंट के अंडर में करना पड़ता है, सारा हिसाब किताब बिना गलती के सबमिट करना पड़ता है। ओलिगार्किक मैनेजमेंट, मतलब द मैनेजमेंट ऑफ अ कंपनी इज सपोज टू बी डेमोक्रेटिक, मतलब मैनेजमेंट को डेमोक्रेटिक होना चाहिए, मतलब किसी अकेले को रूल नहीं करना चाहिए। बट इन रियलिटी थोड़ा ऐसा नहीं होता है, लोग रूल करना स्टार्ट कर देते हैं, लोग थोड़ा सा डोमिनेट करना शुरू कर देते हैं। बहुत सारे मैनेजमेंट के लेवल्स होते हैं बड़ी कंपनियों में, तो ये एक प्रॉब्लम आता है कि डिसीजन लेने में वक्त लगता है, क्योंकि बहुत सारे मैनेजमेंट के लेवल होने की वजह से बहुत सारे अप्रूवल्स लेने पड़ते हैं, तो उसकी वजह से काम में डिले होता है, डिसीजन लेने में डिले होता है। लैक ऑफ सीक्रेसी, मतलब सीक्रेट ज़्यादा रह नहीं पाता है कंपनीज में, क्योंकि बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट उसके अंदर इन्वॉल्व होती है, बहुत सारे पब्लिक शेयर्स इन्वॉल्व होते हैं, तो कोई भी चीज़ है वो इजीली लीक हो जाती है, इंफॉर्मेशन लीक हो जाती है। अब सुटेबिलिटी ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी, सुटेबिलिटी ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी का मतलब क्या होता है कि द कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज सुटेबल फॉर लार्ज बिजनेस कंसर्न्स, मतलब ये जॉइंट स्टॉक कंपनी है वो बड़े बिजनेस के लिए ठीक है। हाँ, बड़ा बिजनेस है या बड़ी चीज़ें हैं, जैसे मैन्युफैक्चरिंग है मशीन की, या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का काम है, या लोहा, जैसे स्टील कंपनीज होती है, एल्यूमिनियम कंपनीज होती है, फर्टिलाइजर कंपनी होती है, फार्मास्यूटिकल कंपनी होती है, तो जनरली ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़े बड़े काम होते हैं, उसके लिए जॉइंट स्टॉक कंपनीज का उन उन इन चीज़ों के लिए जॉइंट स्टॉक कंपनी सूटेबल है। अब गवर्नमेंट कंपनीज क्या होती है? गवर्नमेंट कंपनीज वो होती है जिसमें 50% से ज्यादा शेयर्स गवर्नमेंट के पास होते हैं। मोर देन 51% ऑफ द पेड अप कैपिटल शेयर इज हेल्ड बाय द गवर्नमेंट। ओके, मतलब क्या, समझो 1 करोड़ रुपए का निवेश है, तो उसमें 51 lakhs गवर्नमेंट का होगा। ओके, कुछ एग्जांपल्स हैं यहाँ पे, हिंदुस्तान मशीन टूल कंपनी है, कोल इंडिया है, सेल कंपनी है, एनटीपीसी कंपनी है, एमटीएनएल है, ओएनजीसी है, तो ये सारी कंपनीज में गवर्नमेंट के शेयर्स 51% से ज्यादा है। अब लास्ट है मल्टीनेशनल कंपनीज। मल्टीनेशनल कंपनीज मतलब ऐसी कंपनी जो अलग अलग देशों से ऑपरेट हो रही है, अलग अलग देशों में उसका वर्किंग फंक्शनलिटी ऑपरेशंस चालू है, उसको बोलते हैं मल्टीनेशनल कंपनी, एमएनसी, मल्टीनेशनल कंपनी, एम फॉर मल्टीनेशनल, सॉरी, एम फॉर मल्टी, एम फॉर मल्टी, एन फॉर नेशनल, एंड सी फॉर कंपनीज, एमएनसी मल्टीनेशनल कंपनी, जिसका ऑपरेशन एक से ज्यादा देशों में चल रहा हो। उसके एग्जांपल्स हैं फिलिप्स, एलजी, hyundai, जनरल मोटर्स, कोका कोला, नेस्ले, सोनी, मैकडोनल्ड, सिटी बैंक, पेप्सी फूड्स, कैडबरी एक्सेट्रा, ये मल्टीनेशनल कंपनी के कुछ एग्जांपल्स हैं। एडवांटेजेस क्या है कि इन्वेस्टमेंट ऑफ फॉरेन कैपिटल, मतलब फॉरेन देशों का भी आपको इन्वेस्टमेंट मिलता है मल्टीनेशनल होने की वजह से, क्योंकि अलग अलग देशों में ऑपरेट हो रही है, तो अलग अलग देशों से इन्वेस्टमेंट मतलब पैसे का सपोर्ट मिलता है। जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, मतलब अलग अलग देशों में अलग अलग कैटेगरीज में, डोमेन्स में आपका एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, लोगों को जॉब्स मिलती है। क्योंकि अलग अलग देशों में ऑपरेट होता है, तो अलग अलग देशों की अलग अलग टेक्नोलॉजी से भी का भी उनको फायदा मिलता है, क्योंकि
बहुत बार ऐसे होता है कि कोई टेक्नोलॉजी शायद इंडिया में अच्छा ना चल रहा हो, यूएस में अच्छा चल रहा हो, तो वहाँ की टेक्नोलॉजी का उनको सपोर्ट हो जाता है, गवर्नमेंट का सपोर्ट हो जाता है, टेक्नोलॉजी का सपोर्ट हो जाता है। फिर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में भी फ़ायदा होता है। अगर कंपनी समझो दुबई में भी है, इंडिया में भी है, तो उनको इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करना एकदम ईज़ी हो जाता है। और प्लस कॉम्पिटिशन भी अच्छा हो जाता है कि हम यहाँ पे भी काम कर रहे हैं, हम दुबई में भी काम कर रहे हैं, हम यूएस में भी काम कर रहे हैं, तो हम वो तीनों देशों में हम कॉम्पिटिशन अच्छा कर सकते हैं। अगर सिर्फ़ हम इंडिया से ऑपरेट कर रहे हैं, तो हम यूएस की कंपनीज़ को कॉम्पीट करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। बट अगर हमारी कंपनी अवेलेबल है इन द यूएसए और दुबई, तो हम वहाँ की कंपनीज़ को भी कॉम्पिटिशन दे सकते हैं और अच्छा परफ़ॉर्म कर सकते हैं। अब मल्टीनेशनल कंपनीज़ का लिमिटेशंस क्या है? लिमिटेशंस में अगर हम देखें, तो लीस्ट कंसर्न फॉर प्रायोरिटीज़ ऑफ होस्ट कंट्रीज़। मतलब कि क्योंकि हम होस्ट कंट्री सॉरी क्योंकि हम उस देश के नहीं होते हैं, तो थोड़ा-सा ये एक प्रॉब्लम होता है कि हम बाहर देश की कंपनी है, तो शायद कुछ लिमिटेशंस, रिस्ट्रिक्शंस इन्वेस्टमेंट के या प्रॉफ़िट के, या शायद हमको वहाँ उस देश में टैक्स ज़्यादा लगे, वगैरह-वगैरह, ये हो सकता है। चेंज इन ट्रेडिशन मतलब कोई ट्रेडिशन अगर चेंज होता है, जैसे लोगों ने ये चीज़ पसंद करते थे, अब उन्होंने लोगों ने वो चीज़ यूज़ करना बंद कर दिया हो, तो लोगों का ट्रेडिशन है, कल्चर है, चेंज हो जाता है। तो इस ऐसे सिचुएशन में, ऐसे कंडीशंस में लोगों की अगर आदतें बदल जाए या लोग वो चीज़ खरीदना बंद कर दें, तो वो एक प्रॉब्लम। जैसे कि अगर हम इंडिया से हैं और कुछ ऐसा हो गया पॉलिटिकल इशू, जहाँ पे बोला भाई चाइना का चीज़ें नहीं यूज़ करना है, तो चाइना की एमएनसी कंपनी को इंडिया में ऑपरेट करने के लिए मुश्किल हो जाती है, क्योंकि लोगों ने कल्चर चेंज कर दिया, लोगों ने ट्रेडिशन चेंज कर दिया कि हमें चाइना का चीज़ नहीं खरीदना है, हमें मेक इन इंडिया वाली चीज़ें खरीदनी है। तो ऐसे ऐसे सिचुएशन पे उस कंपनी को नुकसान भी खाना पड़ सकता है। तो ये हो गया एमएनसीज़ के बारे में। ओके। सो हमने क्या देखा, हमने देखा कि कितने सारे कंपनीज जॉइंट स्टॉक कंपनीज है, कितने कोऑपरेटिव सोसाइटीज है, और जॉइंट स्टॉक कंपनीज में जैसे कि हमारे प्राइवेट कंपनीज है, पब्लिक लिमिटेड कंपनीज है, गवर्नमेंट कंपनीज है, एंड मल्टीनेशनल कंपनीज है। ओके। सो बहुत ही इजी चैप्टर है। सिंपल एक और भी बताता हूँ। कोऑपरेटिव सोसाइटीज का मतलब क्या है, इस चैप्टर में हमने सीखा। उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, उसके डिफरेंट टाइप्स क्या हैं, फिर उसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्या हैं। फिर स्टॉक कंपनी है, जॉइंट स्टॉक कंपनी का फीचर्स क्या है, डिफरेंट टाइप्स क्या है, एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है। कोई डाउट है किसी को?